नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 4 अगस्त 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 4 अगस्त है आज और अगले महीने 13 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो 1 महीना और 1 सप्ताह करीब में आपके पास बस बचा हुआ है। इसमें जितना आपको पढ़ना है, जितना रिवीजन करना है, जितना करंट अफेयर पढ़ना है सब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद फिर एक साल लंबा इंतज़ार करना होता है। कल डीएसओ का पेपर हुआ है, उसको मैंने डिस्कस किया था। उसमें कुछ मिस्टेक भी हुए थे जो मैंने उसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया है, कृपया देख लीजिएगा। जो जो मिस्टेक हुए वहाँ पर बता दिया है मैंने। फैक्चुअल कुछ एरर हो गए थे, वो देख लीजिए कृपया। बिहार स्पेशल का 2 सवाल है और उसके अलावा 1-2 और सवाल हैं जिसमें मिस्टेक हुए थे। बाकी एक सवाल था सिंधु जल समझौता वाला, उसका आंसर सही बताया था मैंने। उसका जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ कि भारत को बिजली बनाने का अधिकार है, बिल्कुल है। भारत को बिना पानी का फ्लो कमज़ोर किए हुए रन ऑफ द रिवर डैम बनाने का अधिकार है, जिसके कारण से भारत ने बहुत सारे डैम बनाए भी हैं पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर, और उससे बिजली भी हम पैदा करते हैं, तो इसलिए वो सही था। एक और सवाल है कि मेट्रो ड्राइवरलेस मेट्रो के बारे में। तो पहला इसमें भारत में दिल्ली में ही बना था, मेजेंटा लाइन पर इसको शुरू किया गया था। दिल्ली में मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर शुरू किया गया था। पहला स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो बेंगलोर में शुरू किया गया। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो सवाल के मैंने आंसर्स बताए हैं वो अच्छे सही हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। जो कुछ गलत हैं, आई थिंक 5 सवाल हैं ऐसे, उनको जा कर के देख लीजिएगा, उसके कमेंट में पिन किया हुआ है। डीएसओ एग्जाम के बाद एक चीज़ और क्लियर हो गया होगा आपको, जो बीपीएससी का करंट अफेयर पूछा जाता है ना, मैगजीन इधर उधर भागने से अच्छा है करंट अफेयर के न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर डिस्कशन के जो लोग फॉलो कर रहे थे उनके कल से कितने सारे ही मैसेज आए हैं कि आपके न्यूज़पेपर डिस्कशन से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। वाकई आए हैं, आप जा कर के मिला लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कट कॉपी पेस्ट मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि मेरा बनाया हुआ नहीं है वो न्यूज़पेपर, जो मैं फॉलो करता हूँ उसी से सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर न्यूज़पेपर से ही तो बनते हैं। कोई मैगजीन वाले, कोचिंग वाले जाकर विभागों से तो पूछते नहीं भाई क्या करंट है हमें दे दो, न्यूज़पेपर से ही तो बनाए जाते हैं ना। इसलिए सीरियसली इसको फॉलो कीजिए। मेंस के पश्चात ही बच्चों का मैसेज आता है कि न्यूज़पेपर डिस्कशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो इसलिए अब कैसे बोलूं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्या परिवर्तन करना है डीएसओ के बाद स्ट्रैटेजी में? कुछ भी परिवर्तन अलग से नहीं करना है। 90 दिन 100 दिन पिछले साल के एग्ज़ाम के बाद से मैं बोलते आ रहा हूं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न गेस मत कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि 70 बीपीएससी पीटी जैसा एग्ज़ाम हो जाए या 69 जैसा हो जाए, हमें नहीं पता, हमें गेस नहीं करना है, हमें करना है प्रैक्टिस। सभी प्रकार के सवालों का, स्टेटमेंट वाले भी, वन लाइनर भी, यूपीएससी पीवाईक्यू भी, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी, और आपके साइंस के भी सवाल भी, सभी प्रकार के सवालों को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 69 जैसा भी और 70 जैसा भी, जो कि मैंने करवाए भी हैं। जो टेस्ट मेरा होता है उसमें भी मैंने बच्चों को स्टेटमेंट वाले सवाल भर भर के दिए हैं, इसी कारण से, क्योंकि बाकी सब वन लाइनर करा रहे हैं, इसी कारण से दिए हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा किसी को नहीं पता। तो कृपया गेस ना करें, प्रैक्टिस करें, बस अच्छे से सभी प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस करें, और एग्जामिनेशन में सवालों को हल करने के लिए पहले सारे सवालों को पढ़ें, फिर उसके आधार पर हल करें। ऐसा ना कि पेपर देख करके परेशान हो जाएं। देखिए आज का हेडलाइन क्या, प्रधानमंत्री जी गए हैं द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए, और फिर गृह मंत्री जी भी गए द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। दोनों आदमी अलग अलग मिले हैं। माना जा रहा है कुछ बड़ा पक रहा है जो आने वाले समय में दिख सकता है। पता नहीं कोई बड़ा फैसला होगा शायद केंद्र सरकार का, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। आज कौन कौन से न्यूज़ हैं, शुरू करते पहले न्यूज़ से। पहला न्यूज़ जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में है, उसके पश्चात से फिर दूसरे पर चलेंगे। अंत तक बिहार स्पेशल का भी एक न्यूज़ है, बिहार पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला न्यूज़ क्या है आज का, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोग्राम बनाया गया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और इसमें बहुत सारे स्तरों पर भ्रष्टाचार देखा गया। इसमें जो पिलर बनाए गए थे, बनने कुछ वर्षों के पश्चात ही उसमें क्रैक आने लग गए। तो भ्रष्टाचार तो चारों तरफ है ही, कोई बोलने की बात थोड़ी ना है। तो सभी जगहों पर, बिहार में कई सारे पुल उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं, है ना। तो ये सब उसी का परिणाम है। कालेश्वरम जैसी बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी
लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट का मतलब होता है जो पानी का फ्लो है अगर इस डायरेक्शन में है, देखिए ये स्लोप है, ये स्लोप बना हुआ है, ये स्लोप बना हुआ है, पानी अगर यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ में जाएगा, ठीक है। ये उसका नेचुरल फ्लो होगा, ये उसका नेचुरल प्राकृतिक फ्लो यही होगा। लिफ्ट सिंचाई का तात्पर्य होता है कि प्राकृतिक फ्लो के विपरीत जा करके मोटर लगा करके बड़े बड़े हम पानी को उसके प्राकृतिक फ्लो के विपरीत बहने के लिए मजबूर करते हैं। इसी को लिफ्ट सिंचाई प्रोग्राम कहा गया है, इरिगेशन का था यह। इसमें भ्रष्टाचार हुआ जिसको लेकर के न्यूज़ है, तो भ्रष्टाचार तो नहीं पूछा जाएगा आपसे इस न्यूज़ के बारे में पूछा जाए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। कालेश्वरम परियोजना तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी पर एक महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। इसको जरूर याद रखिएगा किस राज्य में है, कहाँ पर है। हाल ही में एक जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में अनियमितताएं और संरचनात्मक खामियां पाई गई है, जिसके लिए पूर्व तेलंगाना मुख्यमंत्री बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव को पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया है। हमें इन चीज़ों पर नहीं जाना। जांच आयोग बना था न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की अगुवाई में गठित आयोग ने पाया है कि इसमें मैडी गड्ढा बैराज कहा जाता है इसको, इसे कई सारे खंभे डूब गए जो परियोजना के शुरुआत से ही संकेत दे रहे थे कि ये जो हैं परियोजना में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। और इससे पहले के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे केसीआर, उनका नाम इसमें सामने आ रहा है। केसीआर का नाम आपने सुना होगा, मिस्टर बीन को जानते हैं क्या? उन्हीं के जैसे इनका नाक था, शकल भी थोड़ा सा मैच होता था, इसलिए मीम बनते थे इन पर, तो केसीआर का नाम इसमें आया है। हमें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें चलना चाहिए किस पर, तो KLIP कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बार बार मैं प्रोग्राम कह रहा हूँ। तेलंगाना के भूपलपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। क्लियर हो गया कौन सी नदी, कहाँ पर, किस राज्य में, सब कुछ क्लियर हो गया। 1800 किलोमीटर के नहर नेटवर्क के साथ 13 जिलों में 500 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित हुई है यह प्रोजेक्ट। इरिगेशन के लिए जो इससे खींची गई हैं रेखाएं वो 500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है, 1800 किलोमीटर का उसका नेटवर्क है। परियोजना का निर्माण जून 2019 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य विभिन्न उपयोगों के लिए 240 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जल उपलब्ध कराना है, जिसमें 70% सिंचाई के लिए निर्धारित किया गया है। ये इसमें किया गया था। यह परियोजना प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम पर शुरू होती है। कौन कौन सी दो नदी, तो प्राणहिता और गोदावरी नदी जो संगम है वहाँ से यह शुरू होती है। KLIP विशाल कमांड क्षेत्र वितरण के लिए ऊंचे वितरण कक्षों तक जल उठाने के लिए विशाल पंप सिस्टम और सर्ज पुल का उपयोग करती है, जो अभी मैंने आपको बताया कि पानी के प्राकृतिक फ्लो के विपरीत इसको दूसरी तरफ फ्लो करने के लिए हमें क्या करना है, मजबूर करना है, तो उसके लिए हमें पंप और पानी को ऊपर उठाना पड़ेगा। इसीलिए इसको लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। पानी का जो प्राकृतिक धारा बहने का फ्लो है, स्लोप है, उसके विपरीत हम लोग सिंचाई प्रोजेक्ट को बना रहे थे। इसमें गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गोदावरी नदी प्रायः दक्षिण गंगा साइज के हिसाब से कहा जाता है इसको, क्वांटिटी के हिसाब से। वैसे पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा के बाद जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होती है और आंध्र प्रदेश के पास अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। यह नदी 1465 किलोमीटर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। प्रवरा, मंजीरी, मनहैर जो मनैर है दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। गोदावरी के बारे में भी याद रखिएगा, KLIP के बारे में भी याद रखिएगा। फिर सवाल पूछा जाएगा आपसे, फिर आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया। इन्हीं सब टॉपिक जो चर्चा में रहते यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ICJ का लैंडमार्क डिसीजन है क्लाइमेट रूलिंग मीन्स फॉर क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हालिया जलवायु शासन जो 23 जुलाई 2025 को दिया गया, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले ICJ इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका हम लोग डिसीजन समझते हैं क्या इसमें कहा गया है, उसके पश्चात से हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल पर चलेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा संधि COP3 में था, COP3 में। और सबसे बड़ी बात जो इसकी थी COP की, यह एक बाध्यकारी था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, COP बहुत कम ही बाध्यकारी होते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल उनमें से एक है। COP3 में इसको लाया गया था और 2005 से इसको लागू किया गया है। ध्यानपूर्वक COP को तैयार कीजिएगा, इसको क्योटो को
क्योंकि क्योटो 10 बार कम से कम पूछा गया है एक आपके एग्जाम में, घूम फिर करके एक ही सवाल इससे पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी के लिए बाध्य करता है। विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी के लिए बाध्य करता है। यह 2005 में लागू हुआ और 2012 से 2020 तक पहला प्रतिबद्ध काल इसका चला है, जिसमें इसको कटौती करना था सभी देशों को, लेकिन एज यूजुअल सारे युद्ध में व्यस्त थे, तो भाई कहाँ से समय मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। आईसीजे का शासन, आईसीजे ने क्या बोला है कि क्योटो प्रोटोकॉल अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है, देशों पर कानूनी दायित्व लागू करता है। न्यायालय ने कहा कि विकसित देशों को अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जैसा कि 1990 के स्तरों के तुलना में कहा गया था करने के लिए। विकसित देश जैसे कनाडा, जापान जो प्रोटोकॉल से हट गए थे, पर दबाव बढ़ेगा कि अपने वादों को पूरा करें। इस फैसला के पश्चात क्योटो प्रोटोकॉल की वैधता बनी हुई है। यह पेरिस समझौता 2015 के साथ मेल खाता है, स्वैच्छिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। यह शासन अमीर देशों को गरीब देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए प्रेरित करता है कि आपने जलवायु को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था औद्योगिक क्रांति के नाम पर, और अब आपको भरपाई भी करना पड़ेगा। लेकिन एज यूजुअल पर्यावरण और इस प्रकार के समझौते की पुड़िया बना करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया था। विवाद और चुनौतियां भी हैं, जैसे अमेरिका इससे हट गया था। चीन जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक देश को इस बाध्यता से छूट दे दी गई थी। आईसीजे का शासन यह भी कहता है कि देशों को अपने उत्सर्जन और कमी के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसा इस फैसले में कहा गया है। हालांकि आईसीजे का फैसला और भारत के किसी नेताजी की जुबान दोनों एक ही पैरामीटर पर तौल सकते हैं आप, कोई उसका लेना देना होता नहीं है, वास्तविकता से कोई मानता नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग जरा डिटेल में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा UNFCCC का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया था। इसे 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ है। अपनाया गया अगर पूछे कालक्रम में लगाइए तो 1997, और अगर प्रभावी कब से हुआ तो 2005। यह 2020 तक लागू रहा। जलवायु परिवर्तन से निपटने का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा था। यह बाय लॉ बाय फोर्स इसको लागू किया जाना था। यह कंपलसरी था, सभी देशों के लिए अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन पालन नहीं हो पाया। 2012 से 2020 इसका पहला बाध्यकारी टाइम पीरियड था, लेकिन अभी हम लोग 2025 में सांस ले रहे हैं, तो इसका कुछ भी आपको प्रभाव नहीं दिखा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य लक्ष्य विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि को 1990 के स्तरों की तुलना 5.2% तक कम करना था। 2008 से 2012 के प्रतिबद्ध काल में इसको लागू हुआ था। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना था, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम कम करेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो भी तो कम हो जाएगा। तो ये इसका लक्ष्य रखा गया था। कौन शामिल था? यह प्रोटोकॉल मुख्य रूप से 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय संघ पर लागू हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देश जिन्होंने औद्योगिक रूप से पहले पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया, इन पर लागू किया गया था। एनेक्स 1 कंट्रीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन यही गलती है, आप दुनिया के चौधरियों पर कोई कानून बना करके लागू करेंगे तो क्या लगता है आपको चौधरी साहब वो मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं माना। विकासशील देश जैसे भारत और चीन को प्रारंभिक बाध्यता से छूट दी गई थी क्योंकि उनका दृष्टिकोण आर्थिक विकास पर केंद्रित था। मुख्य प्रावधान उत्सर्जन का लक्ष्य प्रत्येक परिशिष्ट 1 देश के लिए विभिन्न विशिष्ट उत्सर्जन और कमी के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जैसे यूरोपीय संघ के लिए 8%, जापान के लिए 6% की कमी का इसमें प्रावधान बनाया गया था। उत्सर्जन का व्यापार, देश अतिरिक्त उत्सर्जन अनुमति को बेच या खरीद सकते हैं, जिसको कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। संयुक्त कार्यान्वयन, 2 या अधिक देश मिलकर के परियोजनाएं चला सकते थे। स्वच्छ विकास तंत्र बना सकते हैं। विकसित देश विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करके भी अपना भरपाई कर सकते हैं। विवाद और चुनौतियां बहुत सारी उत्पन्न हो गई। अमेरिका ने इसका बहिष्कार कर दिया। कनाडा और जापान बाहर निकलना। विकासशील देशों की भूमिका, भारत और चीन जैसे देश जो हैं, भले ही आप इनको विकासशील देश के नाम पर छूट दे देते हैं, लेकिन उत्सर्जन करने के मामले में भारत और चीन पीछे नहीं है। दुनिया के प्रमुख उत्सर्जनकारी देश हैं ये। परिणाम और विस्तार, परिणाम क्या हुआ? कुछ भी इसका परिणाम नहीं लिया।
पहला प्रतिबद्धता काल 2008 से 2012 के बाद दूसरा काल 2013 से 2020 तक बढ़ाया गया, जिसमें 191 देशों ने भाग लिया। क्योटो प्रोटोकॉल की सीमाओं के कारण 2015 में पेरिस समझौता लागू हुआ, जो सभी देशों के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित करता था। चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल में केवल विकसित देशों के ऊपर में डाली गई थी, इसलिए 2015 में पेरिस समझौते में विकसित और विकासशील सभी प्रकार के देशों के लिए उनकी जिम्मेदारियों को तय किया गया। लेकिन एज यूजुअल उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं देखने को मिला है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है। 4 अगस्त 2025 तक क्योटो प्रोटोकॉल औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन आईसीजे ने कहा है कि ये अभी भी काम कर सकता है। अभी भी दायित्व पूरा नहीं हुआ है, दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। देशों का अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, ऐसा आईसीजे ने बोला है। लेकिन आईसीजे के फैसले को मानता कौन है, बताइए। अगला है कि रूस ने सरकारी मैसेजिंग ऐप मैक्स लॉन्च किया है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सरकारी मैसेजिंग ऐप मैक्स को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया भाई? क्योंकि वेस्टर्न और अमेरिका जो प्रभाव है इंटरनेट मैसेजिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्र में, उसको तोड़ने के लिए। क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉर, सूचना वॉर में आप किस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। क्या पता कल को भारत अमेरिका का युद्ध हो जाए, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब के सब जो हैं अमेरिका की तरफ से काम करने लग जाएं, हमारे लोगों का कम्युनिकेशन बंद कर दे, हमारा सारा डेटा उठा करके अमेरिकी सरकार को दे दे। किसने देखा है कल किसने देखा है, बताइए मुझे। तो इसके कारण से रूस ने रसिया लॉन्च मैक्स, स्टेट सेंसर्ड मैसेजिंग ऐप। तो ये मैक्स नाम है इसका, ज़रूर याद रखिएगा, मैक्स नाम है। क्या उद्देश्य है वो भी मैंने आपको बता दिया। संप्रभु इंटरनेट विकसित करना चाहते, एक ऐसा इंटरनेट सिस्टम जो उसी देश में हो, उसी देश का तकनीक हो, उसी देश की कंपनी हो, उसी देश का मैसेजिंग ऐप हो, हर चीज़ उसी देश का हो, स्वदेशी हो। जो प्रधानमंत्री 2 दिन पहले कह रहे थे, उसी प्रकार का स्वदेशी है ये। इसमें बस यही याद रखिएगा, मैक्स है, मैक्स नाम है इसका, मैक्स नाम है, बस यही याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में कुछ भी। वंस इन मैनी लाइफ टाइम, ये अपने जीवन में आपने क्या क्या देखा? नोटबंदी देखा, और क्या देखा? तो हमने कोरोना भी देख लिया, जीएसटी शतक में एक बार लागू किया जाने वाला भी देख लिया, आरसीबी ने आईपीएल जीता ये भी देख लिया। तो अब बाकी था कि भाई कुछ ऐसा देखें। तो 600 वर्षों के पश्चात से ये वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है, कहाँ पर? तो ये कमचटका प्रायद्वीप के बारे में मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था। 8.4 स्तर का रिएक्टर स्केल का भूकंप वहाँ पर देखा गया है, जो दशकों में सबसे भीषण भूकंप माना गया था। और इसके पश्चात से अब कमचटका प्रायद्वीप परिप्रशांत परिमेखला में आता है। प्रशांत महासागर परिमेखला में आते हैं। प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर में कमचटका प्रायद्वीप भी आता है। तो वहाँ पर ज्वालामुखी ऑब्वियस सी बात थे, पहले थे, लेकिन 600 वर्षों से ज्वालामुखी सो रहा था। 1550 में अंतिम बार आया था, जब शेरशाह की मृत्यु हुई थी और अकबर शासन शुरू करने वाला था। उस दौरान 1550 तक उसका कार्यकाल चला है। तो 1545 से 1550 तो उस समय में यह इरप्ट हुआ था लास्ट टाइम। उसके पश्चात से अभी फिर से इसमें यह जागृत ज्वालामुखी बन गया है। इसका नाम हम लोग देखेंगे, इसका नाम क्या है? बड़ा ही सुंदर सा नाम है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्रशेनिननिकोव इसका नाम है, क्रशेनिननिकोव इसका नाम है। रशियन नाम है तो इसी प्रकार का होगा, क्रशेनिननिकोव इसका नाम है, जरूर याद रखिएगा। इस ज्वालामुखी में फिर से इरप्ट हुआ है। इस ज्वालामुखी का पिछला विस्फोट 475 साल पहले 1550 ईस्वी में हुआ था। 1550 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1550 नहीं था, उसका 1545 था। सूर साम्राज्य का जो कार्यकाल था वो 1540 से 1555 रहा है ना। तो शेरशाह सूरी 5 वर्षों के लिए था, मात्र 1540 से 45 था। तो ये भी याद रखिएगा, छोटा सा मैंने ऐसे ही बता दिया, अभी ध्यान आ गया। तो 45 में उसकी मृत्यु हुई है, 1545 में मृत्यु हुई है शायद, हाँ 1545। एक बार देख लीजिएगा टाइम पीरियड उसका, यही 5 वर्षों का ही है। लास्ट टाइम 600 वर्ष पहले इरप्ट हुआ था। अभी हुआ है क्रशेनिननिकोव ज्वालामुखी, जो फिर से इरप्ट हो गया है। कमचटका प्रायद्वीप रूस में, प्रशांत महासागर अग्नि मेखला का यह भाग है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि भाई सीरिया में फिर से क्लैशेस शुरू हो गए हैं। तो सीरिया के बस हम लोग मैप करेंगे। हॉर्मुज के जल संधि मैंने मैप करवाया था, इससे सवाल आपके कल एग्जाम में पूछा गया डीएसओ में। देखिए सीरिया है, यह एक भूमध्य सागर के तट पर एक देश है, गृह युद्ध से प्रभावित देश है। हाल ही में इसमें सत्ता परिवर्तन देखा गया है। सीरिया की सीमाएं देखें तो उत्तर में तुर्की के साथ इसकी सीमा लगती है,
उत्तर में तुर्की के साथ सीमा है। यहाँ पर लेबनान दिखेगा आपको, यहाँ पर इराक दिखेगा, ये जॉर्डन दिखेगा आपको, और यहाँ पर आपको इजराइल दिखेगा। दक्षिण पूर्व में इजराइल है, इराक है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में इराक है, दक्षिण में जॉर्डन है, दक्षिण पश्चिम में इजराइल और लेबनान है, पश्चिम में भूमध्य सागर है, और यह एक भूमध्य सागर पर स्थित देश है, यह एक स्थलरुद्ध देश नहीं है। यूफ्रेटस नदी है, यह सीरिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। ओरोंतोस नदी है, यह नदी पश्चिम सीरिया और लेबनान तक फैली हुई है। कावेक नदी है, यूफ्रेटस की सहायक नदी है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बहती है। भूमध्य सागर सीरिया का पश्चिमी तट इस समुद्र से लगा हुआ है, जहाँ लाटकिया एवं टार्टस जैसे बंदरगाह स्थित। इन बंदरगाहों के नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कि फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। 4 अगस्त 2025 को भारत में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रेमुल्डेज मार्कोस जूनियर की यात्रा अब होने वाली है। 4 अगस्त को पहली बार भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे यह, और भारत और फिलीपींस के बीच में फिलहाल दक्षिणी चीन सागर में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यहाँ पर दोनों देश नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं साउथ चाइना सी में चीन को जवाब देने के लिए दरअसल में किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा। इनका आगमन हो रहा है 2022 से पदभार संभालने के बाद पहली इनकी भारत यात्रा है, और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में किसी को सबसे पहले बेचा था तो वो यही देश है, फिलीपींस को ही हमने बेचा है। फिलीपींस का कैपिटल कहाँ है मुझे ज़रूर ही बताइएगा। वे 4 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी सभी से मुलाकात करेंगे। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चल रहा है चीन और फिलीपींस के बीच। जो विवादित क्षेत्र है स्कारबोरो, यह क्षेत्र है दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ क्षेत्र है, स्कारबोरो शोल ये क्षेत्र का नाम है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इस क्षेत्र में भारत और फिलीपींस के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास अभी चल रहा है, जिसको विवादित क्षेत्र भी माना जाता है। दक्षिण चीन सागर को लेकर के चीन हमेशा एग्रेशन दिखाता है। इनका यात्रा होने दीजिए, उसके पश्चात हम भारत और फिलीपींस के संबंधों को डिटेल में पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इनकी यात्रा है, कुछ चीज़ों पर साइन किया जा सकता है, जैसे आकाश तीर सिस्टम और आकाश जो हमारा सिस्टम है एयर डिफेंस का, शायद वो भी ये खरीदने के लिए आएंगे। इसके पश्चात द्विपक्षीय संबंध हमारा काफ़ी पुराना है, 1949 में स्थापित हुआ था। यह यात्रा दोनों के 75 वर्षों के राजनयिक जो संबंध हैं उसकी सालगिरह पर हो रही है। भारत के एक्ट ईस्ट नीति में जो आसियान प्रमुख हिस्सा है, तो आसियान का एक फिलीपींस भी मेंबर है, और भारत का हमेशा से ही आसियान के फिलीपींस के साथ में काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। इसके संबंधों को हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। फिलहाल आप इस नौसैनिक अभ्यास का नाम रखिएगा याद, जिसका नाम है मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, यही इसका बस नाम दिया गया है। कई जगहों पर इसका एक और नाम मिलता है मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी के अलावा समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भी इसको नाम दे दिया जाता है। इसको भी याद रखिए। भारतीय नौसेना का जहाज जो है INS रणविजय और INS कोरा इसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। 3-4 अगस्त को या दक्षिण चीन सागर के निकट स्कारबोरो शोल का जो क्षेत्र है वहीं पर इसको आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में ऑपरेशन नया सवेरा। देखिए ये क्या है। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा को शुरू किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान के चलिएगा कि आपके प्रीलिम एग्जाम में यह सवाल पूछा ही जाएगा। जो शोषणकारी क्षेत्रों में तस्करी पीड़ित विशेष रूप से नाबालिगों को बचाने पुनर्वास के लिए प्रमुख अभियान है। 2-3 दिन पहले ही आपको मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, जो ऑर्केस्ट्रा के कारण से छोटी छोटी लड़कियों का, गर्ल्स का तस्करी किया जाता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ाया था मैंने। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो 2025 मनाया जा रहा है, उसका थीम रखा गया है मानव तस्करी संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करो। ये हिंदी में इसका थीम है, कृपया इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम एग्जाम में। किसके द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नया सवेरा? बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। 15 दिवसीय अभियान है 31 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक का, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार, ऑर्केस्ट्रा समूह में शोषण शिकार के व्यक्तियों को बचाना, पुनर्निर्वासित करना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम ही केवल न्यूज़ पढ़ते हैं, सरकार को भी पता चलता है और बड़े बड़े हेडलाइन में छपा था वो, तो हिंदू में बड़ा प्रमुख आर्टिकल था वो। तो बिहार की सरकार ने अगले ही समय में इसको लॉन्च कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और जड़ से समाप्त करना चाहिए ऐसी चीज़ों को।
बिहार में तस्करी के आंकड़े कुछ दिन पहले ही मैंने बताया, जनवरी से मई 2025 तक 231 मानव तस्करी के मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। 118 नाबालिग लड़की, 506 लड़कों को बचाया गया है, 144 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। एनसीआरबी के यहाँ पर भी आंकड़े लिखे हुए हैं। 2022 के अनुसार 260 मामले बिहार मानव तस्करी देश में तीसरे स्थान पर है, किंतु नाबालिगों को बचाने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। बिहार में तस्करी विरोधी तंत्र भी बनाया गया है। जिले स्तर पर एक तंत्र काम करता है। मानव तस्करी विरोधी कार्यबल का गठन किया गया है, जो गोपनीय सूचना के आधार पर तस्करी से लोगों को बचाने का काम करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी, जैसे नेपाल सीमा के क्षेत्र विशेष रूप से यह काम करते हैं। पुनर्वास की प्रक्रिया भी चलाई जाती है। बचाए गए पीड़ितों को बाल कल्याण समिति के द्वारा देखभाल के लिए भी उनको रखा जाता है। मानव तस्करी से निपटने की चुनौतियां भी कई सारे हैं। सीमा से निकटता के कारण से आसानी से दूसरे देश में भाग जाते हैं। परिवार सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि परिवार को लगता है, एक समस्या ये भी है, कई बार परिवार ही बेच देता है लड़कियों को। दूसरी समस्या ये भी है कि घर में अगर वापस आ गए तो कलंक लग जाएगा। अपराध किसका? तस्करों का। अपराध का सजा कौन भुगतेगा? पीड़िता, है ना, जिसके साथ अपराध हुआ है ना। अपना समाज ऐसा ही है जिससे गंध आता है। मानव तस्करी विरोधी रणनीतियों को सशक्त करने का प्रयास। बिहार राज्य सड़क रेलवे मार्गों पर स्थानीय कर्मियों की तैनाती कर पीड़ितों की पहचान कर रहा है। मतलब कि सभी जगहों पर बिहार सरकार काम कर रही है अच्छे से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते। कितने ही सारे मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको ज़रूर एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। इसके एमसीक्यू भी मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।